पूरा करने की, बैकलॉग खत्म करने की प्रक्रिया जो है वो तो शुरू कर दी जाए, वरना ये छलावा है, ये जुमला है 15 लाख जैसा, 2 करोड़ नौकरियों जैसा, इसमें बिल्कुल आना नहीं है। तो मेरी सभी पॉलिटिकल पार्टी से जो अब अम्बेडकरवाद मन से अपनाना चाहती हैं, तो बैकलॉग का मुद्दा साथ के साथ उठाया जाए। पहली तो मैं ये बात कहने के लिए आप लोगों को तकलीफ दी है। दूसरा, जो प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर भी तो होना चाहिए तुरंत तुरंत। इसके लिए भी पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए, और हम भी देखते हैं कौन मना करता है प्राइवेट उसमें। तीसरी बात यह कि एक ये अपराध बनाना चाहिए, इसको एक दंडनीय अपराध बनाना चाहिए, जो ये बोलता है कि रिजर्वेशन के से के द्वारा या रिजर्वेशन देने से किसी भी प्रकार का क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होता है, इसको मेरे ख्याल से दंडनीय अपराध बनाना चाहिए। आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान के बदतमीज से बदतमीज लोगों को बुला के अपने ही देश के चैनल्स पे भारत को गाली दिलवाता हो। तो आप लोग सच्चे देश के चौथा पिलर जो है ना प्रेस, वो नहीं है। अर्नब गोस्वामी हो, ये रूबिका लियाकत हो, या ये नविका कुमार हो, वो लोग नहीं है जो रोज भारत को गाली दिलवाते हैं एक से बढ़कर एक बदतमीज पाकिस्तानियों को लाके। तो आज एक जो मोदी जी के ऊपर ऐसा कहा जा रहा है, खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, आरएसएस उनको हटाना चाहता है, अब पता नहीं किस लिए, कि भले ही उन्होंने अपने आप को ओबीसी समाज का कहा है, सही कहा है या गलत कहा है ये तो वही जाने, क्योंकि वो अपनी डिग्रियां और अपने सर्टिफिकेट तो दिखाते नहीं असली वाले। तो इसलिए, लेकिन उन्होंने कह भर दिया कि वो ओबीसी समाज से हैं, तो इसीलिए शायद बहुत दिन से, अब कुछ दिन से तो खास तौर पे आरएसएस के अंदर जो एक बड़ी लॉबी है वो उनको हटाना चाहती है। उसके अलावा पाकिस्तान की जो आर्मी है, आईएसआई है, उसने भी एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला भारत में पहलगाम में भी कराया है। तो इन दोनों से बचने के लिए कुछ स्टेप्स मोदी जी ने लिए हैं। उसमें मैं ये समझता हूं, पाकिस्तान से आतंकवादियों को रोकने के लिए पाकिस्तान और चाइना की एस्टेब्लिशमेंट जो है उसको भारत का लोहा मनवाने के लिए, और भारत से कुछ एक फियर फैक्टर क्रिएट करने के लिए, भारत से भी लोग, हमारे दुश्मन जो हैं वो डरना शुरू करें, उसकी डायरेक्शन में सबसे बड़ा स्टेप जो मैं मानता हूं वो ये जातिगत जनगणना है। क्योंकि भारत का अभी तक असली जो टैलेंट है ना, असली बहादुर लोग, असली इंटेलिजेंट लोग, असली ईमानदार लोग, असली वाले बिल्कुल जो प्योर वाले, उनका टैलेंट अभी भारत में देखा ही कहां है। तो ये जातिगत जनगणना जो, हालांकि एक मुझे तो ये जुमला ही लग रहा है, उस पर मैं अभी आऊंगा, लेकिन इसको कहकर ही चाइना और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में एक डर का माहौल तो पैदा इस चीज से जरूर हुआ होगा कि अब भारत का असली टैलेंट भी आने वाला है, तो अब हम कुछ भी करेंगे तो रिएक्शन भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। क्यों? क्योंकि एससी एसटी और ओबीसी, मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध, इन लोगों को अगर संख्या के हिसाब से भागीदारी मिल जाएगी सब चीजों में, किस किस चीज में, नौकरियों में, रिसर्च में, फौज में, सब जगह, तो भारत तो अपने आप ही विश्व गुरु बन जाएगा, फिर कुछ करने की आवश्यकता ही कहां है। तो इससे एक डर का माहौल जरूर पैदा हुआ होगा, ऐसा मेरा मानना है कि अब ईमानदार लोग, अब ज्यादा टैलेंटेड लोग आने वाले हैं हर फील्ड में और हर जगह पे। तो इससे मैं समझता हूं भारत का रुतबा बढ़ेगा। लेकिन अगर ये जुमला साबित हो गई बात, तब इसका नुकसान भी बहुत ज्यादा होगा। तो ये जातिगत जनगणना कराना, कोई जो असली अम्बेडकरवादी हैं वो क्या बात कहते हैं, वो क्या कहते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, भागीदारी। तो ये सिर्फ एक उसके लिए एक स्टेप बर है, हम लोग इससे बेवकूफ बनने वाले बिल्कुल नहीं। हम क्योंकि छोटे व्यक्ति हैं, छोटे लोग हैं, और हमें ज्यादा इधर उधर की बात करने की आदत नहीं है। ये चश्मा है यहाँ पे, अगर ये मेरे हाथ में है तो ये चश्मा है, अगर ये टेबल पे रखा हुआ है कि हम दे रहे हैं, ये देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे,
तो वो सब झूठ है, ढकोसला है, फ्रॉड है। तो जो लोग अभी नए नए अम्बेडकरवादी बने हैं, अच्छी बात है, धीरे धीरे करके आप हमारी लाइन पे आ रहे हो, तो उनसे मेरा नम्र निवेदन ये है कि अब टाइमलाइन तय होनी चाहिए कि जातिगत जनगणना जो है अब तक पूरी होगी, क्योंकि टाइम नहीं बताया गया है कुछ भी। जो देश की जो पॉपुलेशन, जनसंख्या जो नापने का टाइम था वो तो 2021 में खत्म हो गया है। तो मेरे ख्याल से 2025 में ही ये जनगणना पूरी हो जानी चाहिए, एक बात। और इसकी भी वीडियोग्राफी होनी चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अगर ये SC ST OBC मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध की संख्या 90% से कम आती है, तो कम से कम अम्बेडकरवादी उस जनगणना पे विश्वास करने को तैयार नहीं है, बिल्कुल भी तैयार नहीं है, ये मैं अभी से ही बता रहा हूं। दूसरी बात यह है कि 2025 के अंदर अंदर ही हमें बैकलॉग सहित बैकलॉग सहित बैकलॉग आप सब लोग समझते ही हैं, बैकलॉग मतलब जितनी हमारी पढ़ने लिखने के संस्थान हैं उसमें सिर्फ OBC की नहीं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की भी, और दूसरी जो रिजर्वेशन है उसकी बैकलॉग सारी जो चुरा ली गई हैं हमारे सो कॉल्ड सवर्णों द्वारा, जनरल कैटेगरी वाला द्वारा, उसको वापस 2025 में ही टाइम बाउंड फैशन में वो देने का काम भी होना चाहिए। तो पहली हमारी डिमांड बैकलॉग पूरा करना है 2025 में ही। उसके लिए तो कोई जातिगत जनगणना कराने की भी आवश्यकता नहीं है। हमारे लाखों लाखों जो नौजवान हैं वो और जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए भी एकदम अवेलेबल है, अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट्स में भी रिजर्वेशन के माध्यम से। बैकलॉग भी उनका बहुत सारा है, और नौकरियों के भी अंदर जितनी भी नौकरियां है उसके अंदर भी बैकलॉग ही इतना है। कम से कम 2025 में या तुरंत बैकलॉग की प्रक्रिया जो है पूरा करने की, बैकलॉग खत्म करने की प्रक्रिया जो है वो तो शुरू कर दी जाए, वरना ये छलावा है, ये जुमला है 15 लाख जैसा, 2 करोड़ नौकरियों जैसा, इसमें बिल्कुल आना नहीं है। तो मेरी सभी पॉलिटिकल पार्टी से जो अब अम्बेडकरवाद मन से अपनाना चाहती हैं, तो बैकलॉग का मुद्दा साथ के साथ उठाया जाए। पहली तो मैं ये बात कहने के लिए आप लोगों को तकलीफ दी है। दूसरा, जो प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर भी तो होना चाहिए तुरंत तुरंत। इसके लिए भी पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए, और हम भी देखते हैं कौन मना करता है प्राइवेट उसमें। तीसरी बात यह कि एक ये अपराध बनाना चाहिए, इसको एक दंडनीय अपराध बनाना चाहिए, जो ये बोलता है कि रिजर्वेशन के के द्वारा या रिजर्वेशन देने से किसी भी प्रकार का क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होता है, इसको मेरे ख्याल से दंडनीय अपराध बनाना चाहिए। बल्कि इसका उल्टा सही है, रिजर्वेशन जहां जहां जिस जिसको मिलती है वो ज्यादा एफिशिएंसी से उस संस्थान में काम होता है। तो इस बात को कहने भर कोई दंडनीय अपराध बनाना चाहिए कि रिजर्वेशन से किसी भी प्रकार से काम में क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होता है, या क्वालिटी कम होती है, या किसी भी प्रकार से किसी काम का नुकसान होता है, या देश का नुकसान होता है किसी भी प्रकार से। ये जो मिथ्या है इसको दूर करने के लिए भी पार्लियामेंट का एक सेशन बुलाना चाहिए, एक दिन का। उसमें 3-4 मुद्दे मेरे ख्याल से फाइनली डिसाइड हो जाने चाहिए, प्राइवेटाइजेशन का, और ये इसको दंडनीय अपराध बनाने का, कि रिजर्वेशन को अगर कॉम्प्रोमाइज बोला जाता है क्वालिटी में या किसी भी प्रकार से। और तीसरी चीज तो ऑफ कोर्स है ही बैकलॉग का, तुरंत बैकलॉग 2025 में ही सारा बैकलॉग खत्म होना चाहिए। और चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो अभी आजकल है वो के ये पहलगाम के लिए जो आतंकी हमला हुआ है उसका इलाज क्या होना चाहिए, क्योंकि इलाज अभी तक हम लोग शांत बैठे हैं, अभी भी मोदी जी बता नहीं पाए हैं। तो लेकिन अभी अगर आप उस पर सवाल पूछेंगे तो मैं कुछ बोलना चाहूँगा, लेकिन अभी मैंने आज इसीलिए आप लोगों को तकलीफ दी थी कि ये जो रिजर्वेशन का मुद्दा है इससे धोखा नहीं खाना है। ये हमारा बैकलॉग का प्राइवेट सारे प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन का मुद्दा, और 100% रिजर्वेशन का मुद्दा, मैं भूल गया सॉरी। रिजर्वेशन का मतलब जो बाबा साहब की रिजर्वेशन है वो 100% रिजर्वेशन है, अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, जमीन की गहराइयों से लेके, मतलब समुद्र की गहराइयों से लेके, जमीन की गहराइयों से लेके आसमान की ऊंचाइयों तक, भारत देश के जो पेरीफेरी में जो भी कुछ आता है उस सभी संस्थानों पे जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी का प्रिंसिपल अब लागू होने का समय आ गया है। ये जनगणना करा के अभी 10 साल का प्रोग्राम बनाना के उसके बाद हम देने का काम शुरू करेंगे, या
बंटवारे का काम शुरू होगा संस्थानों के और संसाधनों के बराबर से सब लोगों के बीच में, तो वो उसका इंतजार करना मेरे ख्याल से धोखा खाना ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग। लेकिन सर हमेशा लगातार बीजेपी आरएसएस इसका विरोध करती रही, अचानक से कैसे सरकार ने इतना फैसला लिया, क्या वजह है इसकी? देखिए अभी अभी मैं सुब्रमण्यम स्वामी साहब हैं, हमारे पड़ोस में ही रहते हैं यहाँ पे, मेरी तो उनसे मुलाकात नहीं हुई है आज तक भी, लेकिन मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था आज भी। बीजेपी के राज्यसभा सांसद रहे, बहुत ही महान व्यक्ति हैं वो, बहुत महान व्यक्ति अपने आप को बताते भी हैं और बहुत सारे लोगों ने महान व्यक्ति बोलते भी। तो वो ये कह रहे हैं कि अमित शाह साहब का तो इस्तीफा क्यों नहीं हुआ अब तक। वो कह रहे हैं 10 दिन का टाइम और देना चाहिए इनको, उसके बाद जनता को सड़कों पे आना चाहिए और मोदी जी का और अमित शाह साहब का इस्तीफा मांगना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। और मोदी जी चाइना से डरते हैं, ये पता नहीं वो बार बार क्यों रिपीट करते हैं, उनके पास ऐसा क्या राज। हाँ, मैं वही तो बता रहा हूँ। अब वो ये बोल रहे हैं तो मोदी जी को बचने का क्या रास्ता है बताओ आप। एक ही रास्ता है ना, एक ही रास्ता बचता है कि वो असल में ओबीसी हैं या नहीं है वो एक अलग बात है, अलग विषय है वो, लेकिन वो ओबीसी बन जाए अब, कि मैं बहुजन समाज का व्यक्ति हूं, अब वो बन जाए, वो भले उन्होंने कुछ भी किया हो या नहीं किया हो। तो ये बचने का रास्ता है, क्योंकि जो 75 साल की सीमा है ना वो भी उनके सामने आ ही रही है। तो ये उससे बचने के लिए उन्होंने एक जो उनके पास सबसे बड़ा तुरुप का इक्का है, जिसकी वजह से उनकी कुछ ना कुछ तो मतलब जिसको कहते हैं ना रिस्पेक्ट हो जाती है, भले ही वो सच्चा है या झूठे हैं, लेकिन वो ओबीसी समाज का बता के अपने आप को एक बड़ा व्यक्ति तो बता ही पाता है। आरएसएस के खिलाफ जाकर फैसला लिया मोदी जी ने, आरएसएस की सहमति है इस पर जाकर? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आरएसएस और जो मनुवादी मानसिकता की जो पूरी लॉबी है, हालांकि मोदी जी भी उसी लॉबी का एक हिस्सा है, उनको ये बात पता भी होगी। ये उसी प्रकार का एक निर्णय है जैसे उन्होंने 8 बजे एक अनाउंसमेंट की थी ना नोटबंदी की, ये उसी प्रकार का निर्णय। अगर ये निर्णय बता के डिस्कशन करके होता तो मेरे ख्याल से मोहन भागवत जी ये कभी इम्प्लीमेंट होने नहीं देते। ये एक तरीके से ये ये सरप्राइजिंग फैक्टर है मोदी जी, जो उन्होंने ओबीसी बन के दिखाया। आज सुबह से शाम तक बैठक हो रही थी और हमले की एक वो होने वाली थी, पूरी तैयारी हो गई थी कि पाकिस्तान पे हमला हो रहा है, और तुरंत एक ये जो आता है बैठकों के बाद में जातिगत जनगणना का एक निर्णय आ जाता है। मैं कह रहा हूँ ना कि उनसे तो इस्तीफा मांगने की तैयारी हो रही है, और आरएसएस और बीजेपी के लोग हो सकता है सुब्रमण्यम स्वामी जी के नेतृत्व में खुद ही मोदी जी के घर पे प्रदर्शन कर रहे हो, अमित शाह जी के घर पे प्रदर्शन कर रहे हो कि इस्तीफा दो और किसी और को प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर बनाओ। तो उससे बचने का क्या रास्ता हो सकता है, पर मैं अभी उसी विषय पे जा नहीं रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो फ्री हैंड दिया गया है वो भी एक्चुअल फ्री हैंड दिया जाए, क्योंकि मोदी जी के तो बस की नहीं है ये बात, तो मतलब इस बारे में बहस करना ही बेकार है। मोदी जी और अमित शाह जी के बस की नहीं है कि वो होम मिनिस्टर का काम संभाल सकें और प्रधानमंत्री का काम संभाल सकें, इसको तो मतलब इस बारे में चर्चा करना ही बेकार। आरएसएस तो कहती रही है ना कि जाति जनगणना करवा लीजिए पर इसका राजनीतिकरण ना होना चाहिए। नहीं, आरएसएस ने कभी नहीं कहा है कि जातिगत जनगणना, आरएसएस ने कभी नहीं कहा है। आरएसएस ये बोलती है कि हम लोग जो हैं जो रिजर्वेशन से जो है, और जो कुछ जातियां जो होती हैं वो ज़्यादा कारगर होती हैं, ज़्यादा समझदार होती हैं और बाकी लोग बेवकूफ़ होते हैं, ये कंसिस्टेंट लाइन चली आ रही है। इसीलिए मैंने वो बात कही है कि इसे दंडनीय अपराध बनाना चाहिए कि जो भी व्यक्ति ये कहता है कि रिजर्वेशन से कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ होता है या उससे कुछ मीडियोक्रिटी आती है, उसको जेल में ठूस देना चाहिए, तुरंत जेल में डाल देना चाहिए। ये जो है आज तक की आरएसएस की लाइन है। रिजर्वेशन का विरोध क्यों करते हैं बताइए, आप कोई है वजह? वजह तो सिर्फ एक ही है ना कि काम नहीं होता ठीक से, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ये बकवास बहुत साल चल ली। मेरिट नहीं है ना, देखिए मैं वही फिर मैं क्या कह रहा हूँ, मेरिट रिजर्वेशन वालों में ही होती है, जो रिजर्वेशन वाले नहीं होते उनमें मेरिट नहीं होती है, ये मतलब रूल है। एक्सेप्शन इसकी हर जगह हो सकती है, कुछ जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनमें से भी एक छोटी परसेंटेज ही सही लेकिन समझदार होती है, लेकिन बहुजन समाज के ज्यादातर लोग समझदार होते हैं। ऐसा किसी ने मुझसे आज तक बहस की नहीं ना इस पे, मैं तो ये हर बार साबित करता हूँ इस बात। लेकिन जब जाति आंकड़े सामने आएंगे आपको लगता है विभाजन होगा समाज में, बंटवारा होगा? नहीं नहीं, भारत मजबूत होगा। चाइना और पाकिस्तान में डर इसी चीज का है कि असली टैलेंटेड लोग अब आगे आ जाएंगे। और हम लोग क्या कह रहे हैं, आपको क्या लगता है? आप गजेंद्र जी मुझे एक बात बताओ, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो 2, 1.5, 2, 2.5% जो ब्राह्मण समाज का है, उनके घर पे रख के नहीं आएंगे हम खुद, उनको कोई संघर्ष करना पड़ेगा। हम 2.5% का 2.5% या 2% जितना भी है,
वो हम तो घर पे दे के आएंगे ना, ये लो आपका हिस्सा। हम बेईमान थोड़ी हैं, बहुजन समाज के लोग बेईमान हो नहीं सकते। मतलब जो हजारों सालों से एक छत्र राज कर रहे हैं संसाधनों को, वो आपको आसानी से दे देंगे चीजें। अभी तो संविधान में आर्टिकल 14 है ना, उसको मानते ही है ना सब, संविधान को नहीं मानते? जैसे पद पे बैठते हैं शपथ लेते हैं, तो उसी में लिखा है ना, ये जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। कहाँ नहीं लिखा है ये? तो सब चीज का बंटवारा करोगे आप? बंटवारा नहीं, अरे एक एक देखिए, अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों के पास, 1% लोगों के पास सारे देश की धन संपदा पड़ी है, वो मतलब इधर उधर कहीं खराबी हो रही है, कोई कोई लूट के ले जा रहा है, कोई कोई लूट के ले जा रहा है, कोई हिंडनबर्ग ले जा रहा है, कोई इधर ले जा रहा है, उधर ले जा रहा है। भाई देश की जनता के साथ के पास जाएगी तो उसका इस्तेमाल तो होगा, कि बैंकों में बंद रहनी चाहिए पैसे, ये अच्छी बात है? ये बंटवारा है या प्रयोग, मतलब इस्तेमाल है? अच्छा, हमारे पास खाने को मतलब इतना ज्यादा अनाज है, हम उसको बांध करके गोदामों में रखे रहे कि अडानी जी का जो आज 10 रुपए का खरीदा है वो 100 रुपए का करा दे, लोग भूखे मर जाए। ये है सच्चाई। जब से तो जाति तो इससे जो बंटवारा नहीं होगा, इससे देश मजबूत होगा, अच्छा टैलेंट सामने आएगा, और जो संसाधन है वो इस्तेमाल होंगे अच्छे अच्छे काम के लिए। कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में अय्याशी करने के लिए 7-7 हजार करोड़ की शादी हो रही है। मैं अब कुछ बोलूंगा तो बुरा लगता है लोगों को, कि मतलब इस लायक है, ये औकात है? 7 हजार करोड़ की है अंबानी की शादी करने की औकात है? चोरी तो है सिर्फ, चोरी तो की है सरकारी अफसरों को चुरा के, और ये सब पॉलिसीज में गड़बड़ी करके। चोर के अलावा क्या है अंबानी? बताओ, बताओ मुझे। लेकिन जब से जाति जनगणना का ऐलान हुआ है सरकार की तरफ से, चित्रा त्रिपाठी को बड़ी दिक्कत हो रही है सर, बहुत परेशान है पूरी तरह। क्यों? ये जो कौन है ये वैसे? ये है कौन? एक पत्रकार है, एंकर है सर। यार पत्रकार, पत्रकार कौन होता है वो? किस क्रिमिनल टेलीविजन पे आती हैं? आप पत्रकार बता रहे हो, वो क्रिमिनल्स हैं, ऐसे बोलो, एक क्रिमिनल है। 1992 में जब कमीशन लागू हुआ था, इसका जो मंडल आयोग की सिफारिश लागू हुई थी, तो मंडल कमीशन ये मंडल आयोग ले आए थे, और 92 में फिर मस्जिद तोड़ दी गई थी। तो ये जो ओबीसी को सुविधा देने की बात की जा रही है, हक अधिकार मिलेंगे, तो उससे तो विभाजन होगा हिंदू जो ओबीसी जातियों में बहुजनों में फूट फटा होगा। कोई बड़ा मुद्दा नहीं मिलेगा क्या? फिर से कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हो जाएगा, मंदिर मस्जिद नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाए, अब एक काट की आंडी कितनी बार चढ़ाओगे आप? चढ़ गई एक बार। अरे मंडल कमीशन लागू हो गया क्या? मुझे इसी बात पे बड़ी हैरानी होती है कि लोग ये बोलते हैं मंडल कमीशन लागू हो गया। हो गया? सिफारिश कुछ लागू हुई ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ मंडल कमीशन लागू हो गया क्या? ओबीसी समाज, ओबी हाँ, कमंडल कमीशन, कमंडल कमीशन लागू हो गया। मंडल कमीशन, अभी मैंने बैकलॉग की बात की है ना आपसे, किसी एक साल में मुझे बता दो 27% ओबीसी समाज को मिला, एक साल में, सिर्फ सिर्फ एक साल बता दो मुझे आप। लागू नहीं हुआ, लागू करने का ढोंग ढोंग हुआ। जैसे अब ये जातिगत जनगणना है, अभी शुरू ही नहीं कराई है, और वो कहने लगे कि मैं हमें इससे वोट मिल जाने चाहिए और हम ये कर दिया। कुछ कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी वजह से हो गया, मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने कर दिया। तो अभी हाथ में क्या आया? ये चश्मा आया आपके हाथ में? हाथ में आया जब बताओ मुझे। जनगणना हो भी गई, मान लेते हैं, फिर आपने जारी होंगे नहीं होंगे वो भी संशय है। दूसरा, आप तो एनएफएस के शिकार हो जाते हैं ना। मैं वही क्या बैकलॉग होने की वजह ही एनएफएस है ना। आप, मैंने एनएफएस बोला नहीं, लेकिन नॉट फाउंड सूटेबल जो है ना, उसी की वजह से तो बैकलॉग बनता है सारा। मैं बैकलॉग में मुद्दे रीड बुनियाद पे जाता हूँ हमेशा। बैकलॉग तो एनएफएस से बताते हैं नॉट फाउंड सूटेबल। जो लोग नेवर फाउंड सूटेबल होते हैं वो इंटरव्यू लेते हैं। नेवर फाउंड सूटेबल जो है, नॉट फाउंड सूटेबल बताते हैं उन लोगों के जो कि ऑलवेज फाउंड सूटेबल होते हैं। ये यही तो है बैकलॉग का जरिया, और क्या है? यदि आंकड़े अभी जाते हैं ओबीसी, कुछ नहीं होगा। तो यदि पहले तो आपके संसद में ओबीसी के एमपी एमएलए हैं, वो आपके जो है एनएफएस नहीं हटवा पाए हैं, आपको पहले तो उनको काम करना चाहिए था। नहीं, फिर आप वही बात कर रहे हो। एक चीज होती है 3 लाइन व्हिप, कोड़ा समझते हो? हिंदी में कहा जाए तो कोड़े मारते हैं उन्हें वोट देने के लिए, संसद के अंदर मारते हैं ना सब सांसदों को, अपनी अपनी पार्टी वाले 3 लाइन, 3 हंटर मारो, वोट दो जाके यहाँ। जब ये हो रहा है तो बाबा साहब ने इसीलिए तो कहा था ये 132 भी जो जीत के जाएंगे, ये कोई अपने समाज का वो नहीं है रिप्रेजेंटेशन, ये तो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे अपने। लेकिन चलिए, प्लान बी है जो असली तो, जो बाबा साहब ने जो पूना पैक्ट से पहले बाबा साहब का प्रपोजल था, वो था असली डेमोक्रेसी का प्रपोजल, लेकिन नहीं हुआ। तो अब जो हालात हैं, बाबा साहब ने इस संविधान पे अपनी मोहर लगाई है, तो हम लोग उससे बंधे हुए हैं, और इसी के तहत हम न्याय प्राप्त करके रहेंगे। लेकिन आप बिल्कुल 100% सही बात कह रहे हो, ये जुमलों में नहीं आना है हमें। ये जनगणना करा दी, हमें क्या लेना उससे? हमें तो पता, तो कम से कम 85% तो सभी मानते हैं, 85% तो दे दो पहले।
तो पहले आंकड़े तो सामने आने दो ना। फिर आंकड़े, अरे हम तो, मैं क्या कह रहा हूँ, अभी तो 50% का ना, 27% तो दे दो, जो कि आधा है, वो तो दे दो, वो ही नहीं दे रहे। तो असली मुद्दा ये है, बैकलॉग से, अगर आप बैकलॉग आज, अगर बैकलॉग एक्चुअली, अगर बैकलॉग खत्म कर दिया जाए, मुझे नहीं लगता हमारे पास लोग बचेंगे नौकरियां लेने के लिए, और स्कूलों में और कॉलेजों में बच्चे पढ़ाने के लिए नहीं बचेंगे। इतना हमारा बाकी है अभी हक अधिकार, जो चुराया हुआ, लूटा हुआ है ये मनुवादी व्यवस्था ने। तो फिर उसके बाद तो 100% की बात करें, लेकिन जो है अभी टेबल पे है उसको तो ले लें पहले हम। तो इसलिए मुद्दे से नहीं भटकना है, मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेन मकसद ही आज ये है कि हमें अब अपना बैकलॉग मांगना शुरू करना चाहिए। जातिगत जनगणना तो होती रहेगी, हमें सबको पता है 90% से ज्यादा है, इसमें पता करने की कौन सी बात है, ये बताओ मुझे आप। ये तो सब बोल रहे हो ना, अभी ऑथेंटिक आंकड़े फिर ऑथेंटिक 1-2% का इधर उधर फर्क, या 92% हो जाएंगे ना, या 91% हो जाएंगे। लेकिन क्या सर आपको नहीं लगता है इस फैसले से बीजेपी में फूट पड़ जाएगी, दो भागों में पड़ जाएगी? नहीं नहीं, बीजेपी वाले देखो, अब जो मनुवादी मानसिक, विरोध भी करने आ गए ना बीजेपी वाले। नहीं तो वो तो सारे विरोध करने आएंगे ना, लेकिन जब उनको बैठ के समझाएंगी आरएसएस भी, मोदी जी भी, भाई मैं दे थोड़ी रहा हूँ, कुछ बोला ही तो है, बस देने की बात कहाँ हुई है अभी। देखो अभी पूछा तो है सवाल, अभी तो जनगणना शुरू नहीं हुई, उसके बाद आंकड़े रिलीज होंगे नहीं होंगे। अच्छा, आंकड़े रिलीज होके भी हमारे हाथ में तो आ नहीं रहा ना कुछ। जब आंकड़े रिलीज होके नौकरियां आनी शुरू होंगी, पढ़ाई लिखाई में मतलब रिजर्वेशन एक्चुअल लागू होनी शुरू होगी, जब तो कुछ होगा। वो तो हमारा बैकलॉग ही इतना पड़ा हुआ है, वो तो दो पहले। रिजर्वेशन भी बढ़ाना पड़ेगा ना। ठीक, बढ़ाना क्या, 100% रिजर्वेशन है, 100% रिजर्वेशन होना ही चाहिए, नहीं हो रहा तो बेईमानी हो रही है। ये जो इंदिरा साहनी की जजमेंट है, ये इसका क्या है, इसमें जो बुनियादी बात क्यों आती है, ये इसलिए आती है दो वजह से। और इसको 2011 में मैंने बहुत अच्छे से आर्ग्यू किया था केस। नहीं तो सुपर स्पेशलिटी के जो कोर्सेज थे ना, जो प्रमोशन में, जो उसकी बुनियाद, जो बेसिक आर्ग्यूमेंट मैंने 2011 में की थी एम्स वाले केस में। तो उसमें दो चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए। पहली चीज, और जो सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज है, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, उसको दंडनीय अपराध बनाना चाहिए। ये रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट के लिए जो ब्रेक लगाने की, अपोज करने की वजह एक ही है कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होता है। क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, इससे बड़ा झूठ कोई हो ही नहीं सकता। क्वालिटी बढ़ती है रिजर्वेशन से, क्वालिटी हमेशा बढ़ी है रिजर्वेशन से। जहां जहां एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हुई है इस चीज की, जहां रिजर्वेशन हुई है वहां क्वालिटी बढ़ी। तो इस झूठ को हम अगर अकेले झूठ को निकाल दें, फिर रिजर्वेशन तो 100% हो ही गई ना, फिर क्या है। इसी वजह से 50% का जो कैप लगाया गया था ना, कि 50% तो चलो बेकार लोग ले लो, 50% होशियार लोग रहने चाहिए। तो हमें हमेशा बाबा साहब की तरह जड़ पे जाना चाहिए। इस बात को ही कहना अपने दिमाग से निकाल दें। हमारे ये झूठ हमारे बहुजन समाज के लोगों के भी मन में ठूस दिया गया है कि हाँ जी, हम लोग कुछ, हमें ये कोई एहसान हो रहा है, ये देश के ऊपर एहसान हो रहा है। रिजर्वेशन 100% जिस दिन होगी, हमारे देश को महान बनाने के लिए सबसे बड़ा कदम होगा। मोदी जी 2011 के में आपने फैसले के जब साथ है आप, जो मोदी जी ने फैसले इसके साथ नहीं, है। मैं मोदी जी जिस दिन मैं मोदी जी की बात पे भरोसा करूंगा, उस दिन उनके साथ तो होगा। आप तो चाहते थे ना जाति जनगणना हो देश में। मैं तो भैया 100% रिजर्वेशन चाहता हूँ, हाँ। धोखाधड़ी नहीं चाहता हूँ। और मोदी जी की बात के लिए मैं एक ही बात बोलता हूँ, उसको हर जो चीज वो कहेंगे उसके आगे ना लगा के पड़ा करो। अगर वो कह रहे हैं कराऊंगा, तो वो नहीं कराएंगे। मेरा तो अभी तक तो ये, ये आपकी जीत नहीं है, विपक्ष की जीत बिल्कुल नहीं, कोई जीत जूत कुछ नहीं है। जैसे वो जो हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं ना, उनकी जीत हो गई है, वक्त का कानून बचा लिया उन्होंने, स्टे कुछ हुआ नहीं, कानून बच गया। उसी तरीके से हाथ में हमारे कुछ आया नहीं और जीत हो गई हमारी। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं जीत हो गई। मैं वही कह रहा हूँ, अखिलेश यादव जी मुझे बैठ के समझा दें, मैं थोड़ा कम अकल भी हो सकता हूँ, कि बैकलॉग की कितनी नौकरियां इनसे अब मिल गई इन्हें, मुझे बता दें, तो मैं जय जयकार करूंगा अखिलेश यादव जी की भी। पर मुझे नहीं आ रहा समझ में कि इससे फायदा क्या होगा। जैसे वक्फ वालों का मुझे नहीं समझ में आ रहा, सब कह रहे हैं हम मुसलमानों ने, भाई चीफ जस्टिस साहब ने झंडा ही गाड़ दिया कतई, वैसे ही है। तेजस्वी पटाखे छोड़ रहे हैं, वैसे साहब रात को लाइट बंद करवा रहे हैं नौकरी के बाद। नहीं, मैं कह तो रहा हूँ, लाइट बंद करा दो। लाइट बंद करा के क्या होगा, आरएसएस वालों को और आइडेंटिफाई और करा दिए घर। पहले तो फोन आइडेंटिफाई करा दिए सबके, वो भेज के मिस्ड कॉल दे दे के, अब घर भी आइडेंटिफाई करा दो, जो 2-4 बज गए होंगे वो भी आइडेंटिफाई करा दिए उन्हें। सर जैसे इससे ज्यादा क्या फायदा होगा। मोदी जी तो एकदम विड्रॉ करने के लिए तैयार बैठे हैं। तेजस्वी यादव पटाखे फोड़ रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ ना कि अब हमारे बड़े बड़े नेता हैं, अब वो भी कुछ हाथ में आए बगैर ही खुश हो जाते हैं। मतलब इतना ज्यादा अकाल पड़ा हुआ है कि कोई पानी की बात करता है तो उससे खुश हो जाते हैं लोग। जैसे घोषणा हुई है कि जनगणना होगी जाति के आधार पर, तो नोएडा में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की फोटो पर दूध डाला गया है, कह रहे हमारी जीत हुई है, जबकि इन्होंने 2011 में जाति के आंकड़े जारी नहीं किए थे जनगणना के।
नहीं कांग्रेस ने। वो नहीं वो सब कर लो आप, ठीक है। ये बहुत गूढ़ विषय है, इसको समझने के लिए पहले तो बहुत थोड़ा रिसर्च किया हुआ और जमीन पे काम किए हुए लोग चाहिए। तो उसमें सबसे बड़ी बात, तेजस्वी यादव जी और अखिलेश यादव जी क्यों खुशी मना रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता। मुझे बिल्कुल, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि इससे हाथ में कुछ नहीं आ रहा। कह रहे जीत हुई हमारी, क्या ये पहले से मांग कर रहे थे ना। नहीं मांग कर रहे थे, मांग हमें 100% जो है 100% रिजर्वेशन की मांग है हमारी, या जनगणना की मांग? जनगणना तो हमें पता ही है कितनी है, बताओ किसको नहीं पता। 1931 से लेके आज तक पता नहीं किसी को। क्या नेहरू बंद कराए थे जातिगत जनगणना की। बंद कराओ या खोल दो, उससे फर्क पड़ रहा है? काशीराम जी ने 85% बनाई थी, अब तो 90% हो चुकी है। तो क्या तो काशीराम जी को नहीं पता थी? कांग्रेस के हाथ से मुद्दा चला गया है जनगणना वाला। नहीं, मुद्दा कांग्रेस के हाथ में कभी आ ही नहीं सकता। देखो मुद्दा नहीं है ये बहुजन समाज के लिए सबसे बड़ा, मतलब ये जीवन मृत्यु की बात है ना। 100% रिजर्वेशन से वोट लेते रहो तुम, वोट तो किसी को मिलेंगे ही नहीं जब तक ये चुनाव मशीनों से हो रहा है। वोट तो 20% कटेंगे ही कटेंगे, वो तो ये तो अलग कहानी है। लेकिन जो बुनियादी बात ये है, मैं सभी नेताओं से करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ, मुझे भी थोड़ा समझा दें कि इससे किसी भी ओबीसी समाज के हाथ में, किसी भी हमारे बहुजन समाज के हाथ में इस जनगणना कराने से कुछ चीज आ गई क्या? अनाउंसमेंट से आ गई जो पटाखे छोड़ रहे हैं? चुनाव हो रहा है, जाति गणना फर्क नहीं पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। किस तरफ जाएंगे सारे? किसको नहीं पता कि हमारी संख्या 90% है बिहार में? किसको नहीं पता? बिहार में तो ऑलरेडी हो नहीं चुकी है। बिहार में क्या होगा पता है ना? नौकरी मिली उसके एवज में, वो बताओ आप। ये है मुद्दा कि ये जो नीतीश कुमार जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, जब जनगणना हुए आज करीब 1-1.5 साल तो हो ही चुका है ना, कम से कम कितना टाइम हो गया, उसके फायदे में, उसकी वजह से एक नौकरी मिली हो ज्यादा, तो वो बताओ मुझे। नौकरी चाहिए, पढ़ाई लिखाई के लिए हिस्सेदारी चाहिए, जो बिजनेस है उसमें हिस्सेदारी चाहिए। भाई जनगणना करा के होगा क्या? नौकरियों के लिए और रिजर्वेशन के लिए तो हो रही। रिजर्वेशन के रूप में हमारे हाथ में एक चीज नहीं आई, और हम पटाखे बजाएं तो बजाते रहो, पटाखे बजाने का शौक है। फिर वही बात, मूर्ख मुसलमानों का मैं क्या कह रहा हूँ, सबका आरक्षण, ब्राह्मणों का आरक्षण मैं बोल रहा हूँ 2.5% होगा, मैं लड़ूंगा सबसे ज्यादा उनके लिए। 2.5% अगर है तो, अगर 1.5% है तो 1.5% के लिए मैं लड़ूंगा सबसे आगे जाके। राजपूत समाज के लिए मैं लड़ूंगा जाके कि इनका भाई 2% है, दो, कोई नहीं देगा तो उससे हमारी सबसे बड़ी दुश्मनी है, देना पड़ेगा। 2% है तो 50 लेते हैं ना। फिर वही बात, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। 2% है, हम घर पे जाएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे, मान्यवर ये रहा आपका 2%, ये रहा आपका 1.5%। आरक्षण को लेकर सबका कहना है कि आरक्षण जो एससी एसटी ओबीसी को हैंडीकैप बना देता है, इस पे तक मैं अभी तो उसके लिए कह रहा हूँ, इसको दंडनीय अपराध बनाना चाहिए। देश के खिलाफ सबसे बड़ी साजिशों में से एक साजिश है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एग्जाम्पल ले लो, कितना दबाया, इतना सा मौका मिला ना, सिर्फ इतना सा, तो कहां से कहां पहुंचता है आदमी। जिस व्यक्ति को, अगर हम 100 मीटर की रेस में, बहुत बार समझा चुका हूं इस बात को, 100 मीटर की रेस में हमारे लोग जो शुरू करते हैं ना, वो शुरू करते हैं 50, 60, 70, 80 मीटर पीछे से, और फिर ऑलमोस्ट हम लोग 5 मीटर पीछे होते हैं जब 100 मीटर की रेस होती है। तो हम डबल, कम से कम दुगुना दुगुना कैपेबल है हम, कम से कम दुगुना, क्योंकि हमारी रेस ही हम पीछे से शुरू करते हैं ना। फिर भी हम ऑलमोस्ट बराबर, क्योंकि इसमें भी सर्वे हो चुके हैं ना, 5% का सिर्फ फर्क होता है ओबीसी और ये जो कट ऑफ मार्क्स है ना, उसमें 2.5% या 5% का फर्क होता है। और पीछे हम कहाँ से शुरू करते हैं? 100% पीछे से शुरू करते हैं। लेकिन जब से ऐलान हुआ है, टीवी एंकरों में मातम से छाया हुआ है, बहुत परेशान है बेचारे। नहीं, बिल्कुल परेशान होने की बात है। अगर अगर आप जैसे लोग अगर टेलीविजन पे चले जाओगे, मतलब फिर ये नजर का आएंगे, मुझे यही बताओ तो चलो। आप अकेले अकेले हो और आपकी क्या परफॉर्मेंस है? दूरदृष्टि नजर आ रही है क्या आपको? वो दूरदृष्टि तो उनकी हमेशा है, चोरी करने में, डकैती करने में, लूटमार करने में, धोखाधड़ी करने में, हमेशा से दूरदृष्टि है। कब से नहीं है? लंबे टाइम से है। आप लोग अगर चले जाओगे टेलीविजन पे, तो मुझे नहीं लगता कोई भी जिनके आप नाम लेते हो तरह तरह के लोगों के, वो आपके सामने टिक पाएंगे इतना सा भी। आज आपने अपने छोटे छोटे फोन से उन्हें को हरा दिया। आप देश में जातिवाद फैलाना चाहते हैं। जातिवाद, देखिए जातिवाद में क्या बुराई, क्या है मुझे ये बताओ, फैलाने में क्या बुराई है? जातिवाद बुराई है ही नहीं। फिर आप वही बात करते हो, जाति के नाम पे भेदभाव करना बुराई है। आप किसी भी जाति को बिलोंग करते हो, आप अच्छे हो, आप ताकतवर हो, आप बढ़िया हो, आप ईमानदार हो, अगर ये कहा जाएगा कि ये जाति के लोग जो हैं, जैसे ये बकवास अभी भी कर रहे हैं,
चाह रहे हैं आप, जाति पूछ रहे हो जी, क्या जाति है तुम्हारी बताओ। मैं पूछ कर रहा हूँ, हाँ, और क्या सबको करवा रहे अपनी हैं? आप जाति, जाति जनगणना करवा के किसको जाति पूछवा रहे हो? भारत में किसको किसकी जाति नहीं पता? तो राष्ट्र बनने देने का। पहले आप मुझे ये बताओ, भारत में किसको किसकी जाति नहीं पता? सबको सबकी पता है। ये प्रॉब्लम है कि ये जाति के लोग जो है कम अकलमंद हैं, ये छोटे हैं, ये काम कर सकते हैं, ये काम के बेसिस पे आदमी बड़ा छोटा होता है। कौन से काम के बेसिस, कौन सा काम छोटा है मोदी जी बताओ जरा। हम तो हिंदू राष्ट्र बनने देंगे ही नहीं ना, हम क्या मना थोड़ी कर रहे हैं, मैं इसको मना थोड़ी कर रहा हूँ जो आप बोल रहे हैं, बिल्कुल कतई नहीं बन सकेगा। ये जो सपने ले रहे हैं लोग, ये तिहाड़ जेलों में और जेलों में मिलने वाले हैं जल्दी, और लंबे टाइम तक वह आराम से बढ़िया सा एसी वेसी लगवा देंगे हम इन लोगों के लिए, जेलों में रह के सपने लेंगे। तो जेल में भी एसी दोगे, बाहर भी नहीं, एसी हम दे रहे हो। देखो, जब बहुजनों का राज आएगा तो जेलों में एसी ही होगी। ये बहुजनों के राज के टाइम की बात कर रहा हूँ। ये लोग जेल में होंगे, मगर जेलों में व्यवस्था बढ़िया करा के देंगे।